हेलो स्टूडेंट्स। आज बायो का लेक्चर भी कनेक्टिविटी की वजह से केमिस्ट्री के लेक्चर की तरह लेट स्टार्ट किया मैंने। कनेक्टिविटी नहीं थी, सुबह से पीडीएफ भी नहीं बन पाया और ऐसे हो गया सारा। चलिए, पहली यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन वाली है। तो इसमें मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दी है, टाइप्स बता दिए हैं। तो टाइप्स में मैंने तुम्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, चलिए, ये बायो का आपका थर्ड लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? लैंगिक जनन वास्तव में एक प्रक्रिया है। यह दो विपरीत लिंग के जो नर और मादा जनक होते हैं उनके युग्मकों के संलयन की। ठीक है ना? तो लैंगिक जनन जो विपरीत प्रमाय वाले या विपरीत लिंग वाले जो जनक होते हैं, जिनको हम नर और मादा अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत लैंगिक जनन के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, दो प्रक्रियाएं आती हैं, जो है फर्स्ट है युग्मक जनन और सेकंड है निषेचन। ठीक है, तो फर्स्ट युग्मक जनन, युग्मक मतलब होते हैं गैमीट्स बनना। ठीक है ना? तो देखो, जंतुओं की बात करेंगे हम तो उसमें स्पर्म और ओवा बनेंगे। ठीक है ना? मतलब जो फीमेल बॉडी होगी उसमें ओवा बनेगा, जो मेल बॉडी होगी उसमें स्पर्म बनेगा। ठीक है, जब प्लांट्स या फिर जीवों की बात करें हम तो हम बोल सकते हैं मेल गैमीट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक। तो इनके जो बनने की प्रक्रिया होती है शरीर में, वो क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, तो जो मदर सेल होती है, मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक्स और वाई दो अलग अलग युग्मक बनते हैं। ठीक है ना? तो जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है ना? उनको तुम वापस से क्या नहीं कर सकते हो, मतलब उनमें अर्धसूत्री विभाजन वगैरह नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से होते हैं, तो वो n प्रकार के होंगे हैप्लॉइड, n से हम डिनोट कर सकते हैं उसे। तो इस तरह से दो युग्मक बनते हैं, नर और मादा। ठीक है, अलग अलग। और दूसरा जो है इसकी प्रक्रिया वो है निषेचन की। तो निषेचन में क्या होता है? जो ये दो अलग अलग युग्मक बने हुए हैं, नर और मादा युग्मक, इन दो अलग अलग नर युग्मक हैं, उनका जब फ्यूज़न होता है, उनका जो संयोग होता है, वो निषेचन कहलाता है। ठीक है ना? तो जो मेल और फीमेल गैमीट है उसका फ्यूज़न क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, यानी निषेचन कहलाएगा। और ये दोनों ही गैमीट अलग अलग जो बॉडी हैं, यानी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, उनसे प्राप्त होंगी। यानी नर जनक से नर युग्मक और मादा जनक से मादा युग्मक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो युग्मक जनन है और निषेचन है आपके पास इसी यूनिट में नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है मानव जनन का, उसमें ये बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। बाकी आप वहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जीवन की प्रवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जीवन की, ये मानव जीवन की प्रवस्थाएं भी से भी रिलेट कर सकते हो आप, और किसी पुष्प की प्रावस्था से या किसी पौधे की प्रावस्था से भी क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो जो जीवन की प्रवस्थाएं हैं जो लैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं, वो 3 प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना? देखो, किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। किशोरावस्था मानव में बात करें तो 12 ईयर से या 13 ईयर से स्टार्ट होके 19 ईयर तक, आपके 19 साल तक चलती है, जिसमें क्या होता है? जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो और सेकंड है आपकी जनन अवस्था। जनन अवस्था आपकी
किशोरावस्था के साथ ही आप बोल सकते हैं जननावस्था शुरू हो जाती है, और जीर्णावस्था होती है जिसे आप वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था बोल रहा है कि जन्म के बाद, ठीक है, मतलब 10 साल 11 साल के बाद से, और जब मेच्योरिटी आ जाती है उससे पहले की अवस्था। मेच्योरिटी ऑलमोस्ट आजकल 20-22 साल के बच्चों में मेच्योरिटी आ जाती है, तो मेच्योरिटी से पहले और जन्म के 10-11 साल के बाद का जो 9-10 साल का पीरियड है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। और पौधों में इस अवस्था को हम कायिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जनन अवस्था। जनन अवस्था जैसा मैंने बताया, तो जैसे किशोरावस्था में क्या होने लग जाता है, आपका हार्मोनल सिक्रीशन होने लग जाता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछें आना, मानव की बात करें तो, ठीक है, और आवाज़ का पतला हो जाना, लड़कियों की आवाज़ का पतला हो जाना, लड़कों की आवाज़ का भारी हो जाना, और भी कई फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। तो ये किशोरावस्था से ही आप जनन अवस्था को मान सकते हैं। अब आगे ये है कि जो जीव होते हैं, ठीक है, वो प्रजनन के लिए इस अवस्था में यानी जनन अवस्था में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं साल भर उनमें पुष्प आते रहते हैं, फल लगते रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो साल भर गेहूँ नहीं बोते हैं, कभी कभी मतलब उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कोई 3 महीने या कोई 4 महीने ही क्या होंगे, गेहूँ होंगे, जब उनके लिए क्या होंगी, फेवरेबल कंडीशन होंगी उनके विकास के लिए, उनके जनन के लिए। ठीक है ना, तो ये सब है। देखो आगे इसमें इसने बांस का उदाहरण दे रखा है कि बांस क्या है, 50 से 100 वर्ष में केवल इसमें एक ही बार पुष्प आते हैं। ठीक है, तो एक ही बार पुष्पन हो रहा है, मतलब इसकी जो जनन अवस्था है वो केवल एक ही बार आ रही है। ठीक है, आगे और भी नील करौंजी, कुरंजी नहीं है, करौंजी है, तो उसमें भी 12 वर्ष में एक बार ही प्रजनन काल का समय आता है। ठीक है, ऐसी पौधे और अलग अलग पौधे और अलग अलग जंतुओं में क्या होता है, प्रजनन काल का समय अलग अलग होता है। ठीक है, मानव की बात करें तो प्रजनन काल का समय जैसा मैंने आपको बताया 13 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो जिसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ओवा का जो फॉर्मेशन है वो बन जाता है। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो स्पर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपकी अवस्था जीर्णावस्था। जीर्णावस्था से जीर्ण शीर्ण जैसे आप जानते होंगे, मतलब टूटा फूटा। तो ये हर जीव की अवस्था हो सकती है जिसमें क्या होता है, कोई जीव कई सालों बाद क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, जब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ऐसी पौधों का भी होता है, एक बार आप उस पर दरांती आरी चला दो तो एक समय तक वो ठीक खिलेगा, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आएगा 10 साल 8 साल बाद कि वो क्या हो जाएगा, उसी जगह से जहाँ से आपने उसे आरी चलाई है वहीं से सूखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, जीर्णा अवस्था कहलाती है, जिसमें जो जीव है उसका शरीर क्या हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है, टूटने फूटने लग जाता है, और अंग उसके क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है, पौधे सूख जाएंगे और जीव मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसी में हमने लैंगिक जनन में इससे पहले पढ़ा था युग्मक जनन कैसे होता है। तो युग्मक जनन में देखिए, युग्मक जनन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है, और युग्मक हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं, इनको आप गुणित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर माता से प्राप्त जो जैसे सपोज कोई एक्स फैक्टर नहीं बोलेंगे इसे, एक्स युग्मक है, तो वो अपनी माता से, मनुष्य की बात करें तो 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो जो एक्स गुणसूत्र होगा 23 गुणसूत्र वो अपने पास लेके आएगा, तो वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आधे गुणसूत्र अपनी मातृकोशिका से अपने पास लेके आता है, तो इसलिए वो क्या रहता है, अगुणित रहता है। ठीक है ना, तो 23 है, तो 23 को तुम अगर और आधा करोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे बोल रहा है कि जब क्या होता है मदर सेल से जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है, तो
वो युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं जब नर और मादा युग्मक क्या होंगे, नर और जो मादा युग्मक है, ठीक है, वो सेम होंगे दिखने में, मतलब जो उनकी फिजियोलॉजी होगी, जो उनकी आकार की होगी, गोल है, लंबा है, छोटा है, पतला है, ठीक है, तो वो जब समान होती है तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, और जब उनकी आकार की क्या होती है, नर और मादा युग्मक की आकार की होता है वो विषम हो, ठीक है, एक लंबा है एक गोल है, तो वो क्या कहलाती है, विषम युग्मकी कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये है, देखो ये अलग अलग दे रखे हैं, देखो चित्र में मैंने बता रखा है टाइप्स ऑफ गैमीट। तो देखो जो फर्स्ट ए वाला है वो क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा का है, जिसमें देखो मेल और जो फीमेल गैमीट है वो एक ही जैसा है, तो ये कैसा है, समयुग्मकी हम इसे बोलेंगे। ठीक है ना, जो आकारिकी में समान है। ठीक है, अब ऐसे देखो जो बी है वो क्या है, हेट्रोगैमीट यानी विषम युग्मकी का उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसमें ये फ्यूकस का ले रखा है उसने, जो कि एक एल्गी है, तो वो क्या है, विषम युग्मकी है, फीमेल गैमीट। और मेल गैमीट देखो सेम के बीज की तरह लग रहा है वो, तो वो क्या है, यहाँ पे देखो ये फीमेल गैमीट दिख रहा है, गोलाकार है, जो मेल गैमीट है फ्यूकस का, जो कि एक सवाल है, वो क्या है, अलग है। तो आकारिकी दोनों की अलग है, एक सेम के आकार का है, एक गोलाकार है, तो इन्हें विषम युग्मकी कहेंगे। इस वाले को आप अच्छे से पहचानते होंगे, ये ह्यूमन हमारा है, ये ह्यूमन बीइंग्स जो हैं। तो देखो ये जो गोल वाला है इसको ओवा या ओव्यूम मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, मादा युग्मक है। और जो ये स्पर्म है, जो जिनकी टेल लग रही है और हेड लग रहा है, ये क्या है, स्पर्म है यानी शुक्राणु है, ये अलग शेप का है। तो ये भी किसका उदाहरण है, विषम युग्मकी का। ठीक है, तो ये हो गया युग्मक जनन में। अब आगे देखिए जीवों में लैंगिकता, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। तो जीवों में लैंगिकता मतलब लैंगिकता किस किस तरह से होती है, तो दो तरह से, वैसे लैंगिक जनन की अगर बात करूँ मैं, तो लैंगिक जनन मुख्यतः पर निषेचन या इसको एक्सोगेमी भी बोल लेते हैं, पर निषेचन प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है, दो जो अलग अलग युग्मक होंगे, मतलब अपोजिट जो उनका सेक्स होगा, अपोजिट सेक्स वाले जो युग्मक होंगे उनके संलयन से क्या होगा, उनके संलयन का निषेचन उनमें पाया जाएगा, जिसे हम पर निषेचन बोलेंगे यानी एक्सोगेमी बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वनिषेचन भी कुछ जीवों में देखने को मिलता है लैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है ना, तो जिसमें क्या होता है, एक ही जीव में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण भी होगा और उसी जीव में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण भी होगा। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एंडोगेमी भी मिलते हैं। अब देखो क्या बोला है, जिसमें एक ही जीव के अंड व शुक्राणु में संलयन होता है। ठीक है, मतलब कोई एक ही जीव है, उसी के अंडाणु का और उसी के शुक्राणु का क्या हो रहा है, आपस में संलयन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो निषेचन होता है इसे स्वनिषेचन कहते हैं। ये जनरली पौधों में पाया जाता है, जैसे मटर वगैरह है, टीनिया है, इसमें भी ऐसे होता है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं मतलब कि एक ही पौधे में क्या पाया जाता है, नर व मादा दोनों ही अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो नर मादा होगा तो उससे नर युग्मक क्रिएट हो जाएंगे, और जो मादा अंग होगा उससे मादा युग्मक क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है ना, अब आगे कह रहा है जब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी मतलब कि एक पौधा ऐसा है जिसमें क्या है, सिर्फ जो फीमेल जो पार्ट है उस फीमेल पार्ट है। ठीक है, जैसे पपीते की बात करते हैं, तो पपीते में क्या होता है, पपीते का जो पेड़ होता है, कोई पेड़ आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पपीते लगते हैं, और कोई पेड़ ऐसा होता है जिसमें एक भी पपीता नहीं लगता है। ठीक है ना, तो जिसमें बहुत सारे पपीते लग रहे हैं वो, इसका मतलब उसमें क्या थे, मतलब वो एक कैसा प्लांट है, मादा प्लांट है ना। ठीक है, और जो जिसमें सिर्फ फूल आते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद वो फूल भी हमें देखने को नहीं मिलते, हो जाते हैं गायब। ठीक है, तो उसमें फ्रूट्स वगैरह कुछ लगते नहीं है, तो वो कौन सा प्लांट है, नर प्लांट है। तो नर प्लांट होगा तो जो नर युग्मक बनाएगा, मादा प्लांट होगा तो मादा युग्मक बनाएगा, यानी वो ओवा बनाएगा, ओवा बोल सकते हो आप पौधे के लिए भी। और जो पपीते का नर पौधा होगा उससे क्या बनेंगे, जो पुंकेसर होंगे, पुंकेसर में जो परागकण होंगे वो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं
इनको एक लिंगाश्रयी बोलते हैं। और जब जैसे मैं मटर की बात करूं तो मटर के पौधे में एक ही पौधे में दोनों प्रकार के पुष्प उगते हैं, जिसमें नर पुष्प भी होते हैं और मादा पुष्प भी होते हैं, तो उन्हें उभय लिंगाश्रयी पौधे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीवों में लैंगिकता। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ये पॉइंट वाइज मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं लैंगिकता के बारे में। अब देखो, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी मतलब थैलेनुमा होती है, थैले की संरचना होती है जिनमें। तो आपने 11 में ब्रायोफाइट्स पढ़े होंगे, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, थैलेनुमा होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग सुकाए होते हैं, थैलस होते हैं, अलग अलग थैलस होते हैं। ठीक है ना, तो जो जिनमें एक जैसे सुकाए पाए जाएं, ठीक है, उनको समसुकाई कहते हैं, और जिनमें अलग अलग थैलस पाए जाएं, अलग अलग प्रकार के थैलस, उनको विषमसुकाई कहते हैं। ठीक है ना, अब आगे कह रहा है जो इन्हीं सुकायों की बात कर रहा है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में कह रहा है जो नर अंग वाले जो सुकाए होते हैं, यानी जो नर अंग वाले ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो उनके पुष्प होते हैं। ठीक है, उन पुष्पों को यानी नर पुष्पों को उनको क्या कहा जाता है, स्टिमिनेट कहा जाता है। जबकि जो मादा अंग वाले यानी मादा पुष्प होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, पिस्टिलेट कहा जाएगा। ये कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है आपके पास। ठीक है ना, तो नर पुष्प नर युग्मक बनाएगा और जो मादा पुष्प होगा वो मादा युग्मक बनाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है जो उच्च जंतु होते हैं, जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, और काफ़ी सारे स्तनधारी हैं, वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है ना, तो जंतुओं में जो उच्च जंतु होते हैं, मनुष्य भी उसमें आता है, वो सारे एक लिंगी होते हैं। इसका मतलब इनमें आप क्या कर सकते हो, नर और मादा को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है इस पर, मानव है, गाय है, शेर है, कुत्ता है, हाथी है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, इसमें क्या होते हैं, 2 तरह के जीव मिलते हैं, नर जीव और मादा जीव। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि एक ही जीव में क्या होगा, दोनों अंग पाए जाएंगे, नर अंग भी पाया जाएगा और मादा अंग भी पाया जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम, द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है ना, अब द्विलिंगी जंतु का बेस्ट एग्जाम्पल है केंचुआ। ठीक है, तो केंचुआ आपने इसको भी 11 में पढ़ा होगा, जब आपने संघ पढ़े होंगे, एनिलिडा संघ पढ़ा होगा। एनिलिडा संघ में आपने केंचुए के जो डिस्क्रिप्शन देखा होगा, उसमें रहा होगा कि केंचुए का जो 14 केंचुए का जो बॉडी होती है वो क्या होती है, खंडित होती है, पूरे छोटे 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 खंडों में बंटी हुई होती है। ठीक है, तो जो 14वां खंड होता है उसके बॉडी का, ठीक है, क्लाइटेलम पार्ट कहते हो तुम इसको, पूरा 14 से 18 खंड तक। तो जो 14वां पार्ट होता है उसमें फीमेल ऑर्गन पाया जाता है, और जो 18वां खंड होता है केंचुए की बॉडी का, उसमें मेल ऑर्गन पाया जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको द्विलिंगी जंतु आप कहते हो। ठीक है, जबकि जो स्तनधारी और उच्च जंतु हैं वो कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं, जिनमें आप अलग अलग नर और मादा को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर देखो, ये तो युग्मक जनन बताया था और उसके बाद जीवों में लैंगिकता बताया था। अब चलिए निषेचन में चलते हैं। देखो निषेचन में पहले मैं बता चुकी हूँ इसका, कि नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनका जब फ्यूज़न होता है, वो फ्यूज़न क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसे हम सिनगेमी भी कहते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो युग्मक बनता है, युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो क्या है, द्विगुणित होता है। ठीक है, इसे सिनगेमी के फलस्वरूप जब होता है तो उसे वो क्या होता है, द्विगुणित होता है जाइगोट। और क्या होगा, जब फ्यूज़न हो जाएगा, हाँ उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। जब मैंने एक टर्म मैंने पहले बोला था कि जैसे हम हैं, मैं हूँ या आप हो, कोई भी है, मानव की बात कर लेते हैं। तो जब मदर बॉडी से, ठीक है, माँ की बॉडी से जो ओवा निकला है, यानी माँ की बॉडी से कौन सा युग्मक बना, ओवा बना, तो उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जो वो ओवा होगा वो क्या होगा, अगुणित होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। अब ऐसी फादर की बॉडी से क्या क्या कौन सा युग्मक बनेगा,
स्पर्म बनेगा। वो स्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा यानी अगुणित होगा। अब जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो ओवा है और जो स्पर्म है, तो एक हैप्लॉइड है दूसरा भी हैप्लॉइड है। बट जब ये दोनों, इन दोनों का संलयन हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसके बाद जो युग्मक बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा यानी द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम युग्मनज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है जाइगोट यानी युग्मनज, तो वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब निषेचन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है यानी जो नर और मादा युग्मक के मिलने के पश्चात, यानी नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, ठीक है, वो युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब जो निषेचन की प्रक्रिया है ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतः निषेचन और एक होती है बाह्य निषेचन। ठीक है, अंतः निषेचन किसे कहेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर हो, जैसे कि मनुष्य में होता है, गाय में होता है, कुत्ता बिल्ली जो भी है। ठीक है, जो उच्च प्राणी है या स्तनधारी को ले लो आप, जंतुओं की बात कर रही हूँ मैं। तो जब क्या होता है निषेचन, अब बॉडी किसकी, जो फीमेल होगी यानी जो मादा होगी उसकी बॉडी के अंदर जब संलयन होगा मेल और फीमेल गैमीट का यानी ओवा और स्पर्म का, तो वो निषेचन क्या कहलाता है, अंतः निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन आप लोगों ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। बाह्य निषेचन भी पाया जाता है निम्न जंतुओं में। जैसे मेंढक की मैं बात करूं तो नर मेंढक क्या करता है, पहले मादा मेंढक की बात करते हैं। मादा मेंढक क्या करती है, जो जिलेटिन होती है एक, वो जब उसका प्रजनन काल आता है तो वो एग छोड़ने कहाँ जाती है, पानी में जाती है। अब पानी में उसके एग तो डूब जाएंगे या बह जाएंगे, ठीक है, तेज़ प्रवाह में। तो इसके लिए वो क्या करती है, जिलेटिन की एक बहुत लंबी नली टाइप की क्या कर देती है, रिलीज़ करती है, और उसके अंदर असंख्य अंडे रहते हैं, किसके, मेंढक के। ठीक है, और पानी में छोड़ के वो साइड निकल जाती है अपना। ठीक है, अब ऐसे ही जब जो मेल फ्रॉग होता है, मेल मेंढक होता है, वो भी पानी में क्या कर देता है, अपने स्पर्म को छोड़ देता है। और वो स्पर्म क्या होते हैं, पानी बहुत अच्छा मीडियम है, पानी में बह के जो जिलेटिन की नली के अंदर उसने एग छोड़े हुए थे उनके साथ फ्यूज़न करके, और छोटे छोटे आपने देखे होंगे टैडपोल, सामान्य भाषा में आप उनको क्या कहते हो, कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, डॉकी है ना, डॉकी। तो वो टैडपोल, वो मछली नहीं होती है, वो छोटे क्या होते हैं, मेंढक होते हैं। ठीक है, तो वो टैडपोल बहुत सारे असंख्य बने रहते हैं। ठीक है ना, तो वो यहीं पानी में डेवलप होते रहते हैं धीरे धीरे। जब वो मेंढक बन जाते हैं तो वो फिर इधर उधर सरवाइव कर लेते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन देखो जल में हुआ है। जो मादा मेंढक थी उसने एग कहाँ रिलीज़ कर दिए, पानी में। जो नर मेंढक था उसने अपने स्पर्म कहाँ रिलीज़ कर दिए, पानी में। निषेचन कहाँ हुआ, बाहर। मादा मेंढक के पेट में तो हुआ नहीं, ठीक है, या मादा मेंढक के शरीर में तो हुआ नहीं निषेचन, बाहर हुआ, पानी में हुआ। तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, अंतः निषेचन मनुष्य का निषेचन। ठीक है, मनुष्य का जो निषेचन है वो अंतः निषेचन का प्रकार है। आपने देखा होगा 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जन्म लेता है तो अंतः निषेचन होता है ये सब। ठीक है, मतलब ये सब नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, उसके पहले का जो पीरियड होता है। ठीक है, जब भी मैटिंग होगी आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओवा क्या होता है, ओवरी से रिलीज़ होके कहाँ, जो फिलिपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, वहाँ आ जाता है। जब भी मैटिंग होगी स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब तक का सफ़र करते हैं। और वहाँ फिलिपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है। उसके बाद जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो ऐसे
क्या मूव करता हुआ कहाँ तक आ जाता है, गर्भाशय तक, जिसे तुम यूट्रस बोलते हो, वहाँ तक आ जाता है। और वहाँ पे वो युग्मनज के बाद धीरे धीरे भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद डेवलप होके उत्तक, मतलब भ्रूण में क्या होंगे, कोशिकाओं का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं डिवाइड होंगी, उत्तकों का निर्माण करेंगी, और उत्तक भी क्या करेंगे, एक उत्तक से कई उत्तक बनेंगे, और उत्तकों से क्या हो जाता है, अंगों का निर्माण हो जाता है, और फिर बाद में क्या होता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतःनिषेचन का एग्जाम्पल है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वैसे पौधों में और मधुमक्खी नहीं, पौधों में इस प्रकार का निषेचन भी होता है कभी कभी, कि क्या होता है, निषेचन के बिना मतलब क्या हो जाता है, युग्मनज बन जाता है। मतलब निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन की कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी, युग्मक जनन होगा, और युग्मक जनन होने के बाद बिना निषेचन की क्रिया के सीधे युग्मनज यानी जाइगोट बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बार बार आता है ये क्वेश्चन। ये बिना निषेचन के युग्मनज बनने की क्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो इसको कहना है अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन। ठीक है, अब देखो ये अंतःनिषेचन में जो मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ कि जो अंतःनिषेचन होता है वो क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। तो मानव, पक्षी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सभी में होता है। बाह्य निषेचन कुछ जलीय जीव, जिसमें मैंने मेंढक का एग्जाम्पल तुम्हें दिया था, और कुछ शैवाल होते हैं पानी में, उनमें भी बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, अब निषेचन के आफ्टर निषेचन क्या होता है, मतलब निषेचन हो गया उसके पश्चात मानव का तो मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, जो युग्मनज होता है वो मूव करके यूट्रस तक आ जाता है। ठीक है, अब अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात की क्या अवस्था होती है, बोल रहा है कि एक बार निषेचन होने के पश्चात जब युग्मनज बन जाता है तो वो युग्मनज मैं बता चुकी हूँ द्विगुणित होता है। अब युग्मनज जो होता है उसका विकास आगे 2 प्रकार से होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से कैसे होगा, कभी कभी युग्मनज क्या करता है, विश्राम करके सूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है, नया पादप बना लेता है, और उच्च पादप और जंतुओं में क्या होता है, नया भ्रूण बनता है। नया भ्रूण नहीं, पहले भ्रूण बन जाता है। ठीक है, जो उच्च पादप होते हैं और जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको मानव वाला, कि उसमें क्या होता है, जब युग्मनज की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, डिवाइडेशन करती रहती हैं, तो उससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और तो बोल रहा है कि युग्मनज 2 तरह से होता है। एक जो निम्न वाले होते हैं उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो उच्च वाले होते हैं उनमें क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, तो ये सब हो गया। अब आगे देखो भ्रूण जनन। भ्रूण जनन क्या बोलेंगे हम, भ्रूण जनन, भ्रूण मतलब जो युग्मनज था उससे जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे हम, भ्रूण जनन कहेंगे। ठीक है, और भ्रूण में सदैव क्या होगा, मैंने अभी आपको आगे बताया था, सूत्री विभाजन होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो ऐसा नहीं होगा कि अर्धसूत्री विभाजन की तरह आधी हो जाएगी, नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये होता रहता है इसमें। देखो, तो कह रहा है कि युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण में हमेशा सूत्री विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, सूत्री विभाजन में मतलब किसका, कोशिकाओं का विभाजन होगा, और कोशिकाओं के विभाजन होगा मतलब एक कोशिका से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, इस तरह से क्या होगा, कोशिकाएं बढ़ती रहेंगी। उसमें कोशिकाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कोशिकाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी तो कोई 16 कोशिकाएं या कोई 8 कोशिकाएं या कोई जितनी भी हो, माना, मैं तो सिर्फ माना कह रही हूँ, कि क्या करेंगे, वो उत्तकों का निर्माण करेंगे। और ऐसी 60 या 64 जो उत्तक होंगे, 64 उत्तक क्या करेंगे, इस तरह से अंगों का निर्माण करेंगे। और अंग किसका निर्माण करते हैं, धीरे धीरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें मैंने देखो, इसमें भी मैंने बता रखा है, ये फ्लावर वाला है। ये देखो, ये ऐसा फ्लावर है जिसमें द्विलिंगी पुष्प है ये एक तरह से। ठीक है, देखो ओवा भी दिख रहा है, ये गोल वाला पोर्शन ओवा, ओवरी का पूरा, जिसके अंदर ये बारी बारी छोटे छोटे ओवाज हैं। ठीक है, छोटे छोटे अंड हैं, और
ये वर्तिकाग्र है इसका फ्लावर का, ये वाला पोर्शन। एक बार मैं ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये ओवरी है, इसके अंदर छोटे छोटे ओवा भरे हुए हैं। ये क्या है, ये दोनों, ये पुंकेसर है, स्टेमिन इन्हें कहते हैं। इनके अंदर जो ये वाला ऐसे यूं दिखा रखा है इसने, इनमें क्या होता है, छोटे छोटे परागकण भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, वापस जब पुष्प विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ओवरी में जो ओवा होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जो स्टेमिन है यानी ये पुंकेसर है, इसमें क्या हो जाते हैं, परागकण डेवलप हो जाते हैं। ये यहाँ जाते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ जो वर्तिका नली होगी वो क्या करेगी, यहाँ इनको ओवरी ओवा तक पहुँचाएगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाएगा तो फिर फ्रूट बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब है फ्रूट। मतलब फ्रूट तो बहुत बाद की अवस्था है ना। तो पहले निषेचन होगा, उसके बाद युग्मनज बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, उसके भ्रूण के बाद क्या बनेगा, फ्रूट, बीज, जो भी बोलो तुम उसे। ये मतलब ओवरी डेवलप कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी तो क्या बनेगा, फ्रूट भी मिलेगा तुम्हें और बीज भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब है इसमें, ये मैंने इसका बता रखा है। देखो डेवलपमेंट, ये देखो वर्तिका इस यहाँ पे खुली हुई है, ये देखो यहाँ पे वर्तिका खुल गई। अब क्या हुआ, आगे नीचे चलिए। देखो ये जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब क्या कर रही है, यहाँ पे जो ये परागकण आए हैं, इनको वर्तिका नली से होते हुए ये कहाँ जा रहे हैं, नीचे ओवा तक जा रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक ओवा को क्या करेंगे, ये फ्यूज़न करेंगे। अब फ्यूज़न करने के पश्चात देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे निषेचन हुआ। निषेचन में पोलर बॉडीज बन गई दो, ये इधर अलग और ये इधर अलग, और यहाँ पे दो ये केंद्रक हैं। आगे तुम पढ़ोगे चैप्टर में डबल फ्यूज़न, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। तो इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखो आगे डेवलप होके ये क्या कर रहा है, इसको रिलीज़ कर देती है, ये देखो, ठीक है। तो ये सीड बन जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने कि ये सीड, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम है। जो ये वाला चित्र है ये भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ही है। देखो इसमें ये डेवलपमेंट बता रहा है किसका, परागकणों का डेवलपमेंट चल रहा है इसमें पूरा पूरा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन है जो ये ओवरी तक, यहाँ जो पोलन ट्यूब है ओवरी तक इनको पहुँचाएगी, ठीक है। और आगे क्या होगा, ये डेवलपमेंट होगा, भ्रूण बन के फिर आगे ये पूरा यहाँ पे देखो ये ग्रीन मोटा दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे ये वाला देखो एक बीज सा दिख रहा है आकृति, ठीक है। तो ये सीड बन जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में। तो इतना सब था तुम्हारे इस वाले चैप्टर में, भ्रूण जनन वाले, ये लैंगिक जनन वाले चैप्टर में। चैप्टर तो ये वही वाला है, फर्स्ट वाला। इसका लास्ट टॉपिक था आपका लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट फिर कल करेंगे, आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलो।